हिजाब विवाद की लड़ाई सड़क से कोर्ट तक गरमाई हुई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हिजाब विवाद पर दखल से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले तक का इंतजार करने को कहा है। तो महाराष्ट्र के मालेगांव में जमीयत उलमाए हिंद ने हिजाब के समर्थन में वो कूद पड़ी है। ये देखिए, आपको हम 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप जो एक तस्वीर देख रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, दरअसल ये मालेगांव की तस्वीर है, महाराष्ट्र के मालेगांव की तस्वीर, जहां पे जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से इन महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को बुलाया गया है। अब हिजाब मामले पर महाराष्ट्र के मालेगांव में जमीयत उलमाए हिंद के बुलावे पर ये प्रदर्शन हो रहा है। और ये देखिए अलग अलग शहरों में किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है। कोलकाता, प्रयागराज, भोपाल, यहां पर फुटबॉल खेलकर दिखाया जा रहा है। बुरके में महिलाएं यहां पहुंची हैं और फुटबॉल खेल रही हैं। क्रिकेट खेलती हुई महिलाएं, भोपाल में तस्वीरें, यानी कि ये बताने की कोशिश कि बुरके में रहकर भी, हिजाब पहनकर भी ये सब कुछ कह सकती हैं और कर सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर है, ये देखिए बड़ा सवाल और बड़ी तस्वीर, ये आज की बड़ी तस्वीर है कि इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में आखिर किसने इजाजत दी इन महिलाओं को यहां पर पहुंचने की। अब इस पूरे मामले में आपको बता दें कि कार्रवाई के भी संकेत दिए गए हैं राज्य सरकार की तरफ से, क्योंकि किसी भी तरह का यहां परमिशन नहीं लिया गया था और इसी को लेकर अब कार्रवाई की भी बात कही जा रही है। लेकिन आपको बता दें, ये जमीयत उलमाए हिंद के कहने पर, उनके आह्वान पर ये तमाम हजारों की संख्या में मुस्लिम महिलाएं हिजाब में पहुंच गई। एक गुजारिश की है, एक ऐलान किया है और उसका बैकग्राउंड ये है कि हमारे शहर की और जहां तक हमारी आवाज जाती हो वहां तक हर मुसलमान औरत पर्दे के साथ रहे, बेपर्दा अपने घर के बाहर ना निकले, ताकि लोगों तक ये पैगाम जाए कि पर्दा हमारी शरीयत का हुक्म है और हमारा ये आईनी हक है, कोई हमसे ये हक छीन नहीं सकता। राम की बीवी सीता, जिस जमाने में उन्हें अगवा कर लिया गया था, उठा करके ले गए थे, बरसों का ज़माना उन्होंने गैरों की कैद में गुजारा, लेकिन उन्होंने अपनी इज्जत की, अपनी आबरू की जिस तरह हिफाजत की, उसका सबसे बड़ा सबब हिजाब और पर्दा था। और उसका उदाहरण ये है कि उनके देवर लक्ष्मण ने जब उनको पहचानने के लिए कहा गया कि ये औरतें खड़ी हुई हैं, इसमें तुम देखो सीता कौन है, तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि आज तक मैंने अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा है, कभी नज़र उठा करके उनके सर तक अपनी निगाह नहीं पहुंचाई है, मैं अपनी भाभी को पैर से पहचान सकता हूं। उन्होंने खड़ी हुई औरतों के कदमों को देखा, पैरों को देखा, पैर और पाजेब से अपनी भाभी को पहचाना था। तो हमारा ये दावा है कि रामायण और हिंदू धर्म में भी औरतों को पर्दे का हुक्म है, माजी में ये कल्चर रहा है, आज भी आला जात के हिंदुओं में ये है। उनके घर का माहौल और कल्चर ये है कि वो बगैर घूंघट निकाले, बगैर चेहरे पर पल्लू डाले, वो अपने खुसर के सामने, अपने जेठ के सामने नहीं आते। और आपको बता दें, इससे पहले एआईएमआईएम सुप्रीमो अज़ुद्दीन ओवैसी ने भी हिजाब के समर्थन में हल्ला बोला। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। बोल दीजिए और हिजाब निकाब पहन के वोटरों को वोट मत डालिए, कि उन लोगों के वोट नहीं चाहिए जो हिजाब और बुर्का पहन के आती हैं। हम कह रहे हैं कि हमारा एसेंशियल फीचर है हमारे रिलीजन का। सवाल कर्नाटक, यूपी का नहीं, सवाल भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं बीजेपी की सरकार की। प्रधानमंत्री मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत की बात करते हैं और जो बच्चियां पढ़ना चाहती हैं उनको आप शिक्षा से रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हिजाब निकाब पहनती है। इसमें कौन से संविधान के फंडामेंटल राइट की बात हो रही है? अब जो 80-20 की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनवरी में गर्मी पैदा कर देंगे, मई जून में सर्दी पैदा कर देंगे। वो क्या कर रहे हैं? बिना का गीत माला कर रहे हैं वो लोग। संविधान स्कूल में सस्पेंड नहीं होता, संविधान कॉलेज में सस्पेंड नहीं होता। हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़ लीजिए। संविधान क्या स्कूल में खत्म हो जाता? संविधान क्या कॉलेज में खत्म हो जाता? क्या संविधान का आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 15 स्कूल के बच्चों को और कॉलेज के लड़कियों को अप्लाई नहीं होता? कौन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पॉलिसी सरकार की है? और आपको बता दें कि हिजाब विवाद पर सियासी पारा भी चरम पर है। कांग्रेस ने हिजाब को महिला अधिकार से जोड़ा, तो बीजेपी ने भी जवाब दिया। देखिए, एक महिला
का अधिकार है। वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, ना होनी चाहिए। देखिए आप गोल मोल करके कुछ भी कह सकते हैं। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। आपको मैं कह रही हूँ वो स्कार्फ उतारो अपना। आप कहीं भी जहाँ भी हो, मुझे क्या अधिकार है आपको ये कहने का? नहीं है, सिंपल। कुछ लोग चुनावों के समय अलग अलग प्रयोग करते हैं, वातावरण खराब करने का काम करते हैं, जो मुद्दे नहीं होते उनको मुद्दे बनाने का काम करते हैं। आखिरकार देश भर के स्कूलों में, कॉलेजेस में यूनिफॉर्म होती है, तो जहां पर जो रूल है वो रहना चाहिए। हर बार चुनाव से पहले वो कोई ना कोई नया एजेंडा लेकर आते हैं और चुनाव के बाद टाई फिक्स हो जाता है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने हिजाब विवाद को संविधान से जोड़ा तो बीजेपी ने माहौल खराब करने की साजिश बता दी। आपकी पार्टी का या आपका पर्सनल राय इस पूरे मसले पे क्या है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान जो है वो विविधता में एकता वाला देश है। हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाले देश हैं। विविधता में एकता भारत की विशेषता, ये कहा जाता है भारत के बारे में। यहाँ अलग अलग जातियों, अलग अलग धर्मों, अलग अलग भाषाओं को मानने वाले लोग हैं। उनके परिधान भी अलग अलग हैं। आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, वहाँ के लोग अलग तरह का कपड़ा पहनते हैं। आप साउथ में जाएंगे, वहाँ के लोग अलग तरह का कपड़ा पहनते हैं। आप राजस्थान में जाएंगे, वहाँ के लोग अलग तरह का कपड़ा पहनते हैं। आप यूपी बिहार में जाएंगे, वहाँ अलग तरह का कपड़ा पहनते हैं। आप पंजाब जाएंगे, वहाँ अलग तरह का कल्चर है, कपड़ा है। आप बंगाल जाएंगे, उड़ीसा जाएंगे, वहाँ अलग तरह का कपड़ा कल्चर है। आप कौन होते हैं ये तय करने वाले, कौन क्या पहनेगा नहीं पहनेगा? आप कौन है भाई? आप कौन है? किसने आपको अधिकार दिया? क्या इस देश के संविधान ने आपको ऐसा अधिकार दिया है? और फिर एक बात हमें समझनी होगी, बेटी बेटी होती है, वो हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो। बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं होनी चाहिए। हमारे दुश्मन की भी बेटी हो, अगर उसके साथ कोई छेड़खानी करेगा, अपना जीवन देके उसकी रक्षा करने की कोशिश करूंगा। ये क्या बात है कि एक लड़की जा रही है, 50 लफंगे उसके पीछे नारे लगा रहे हैं, चिल्ला रहे। नारे क्या लगा रहे हैं? चुनाव में योगी सरकार के कई मंत्रियों की किस्मत और साख दांव पर लगी हुई है। पहले चरण में 9 मंत्रियों की किस्मत का फैसला मतदाताओं ने ईवीएम में कैद कर दिया। हम आपको यूपी चुनाव की ऐसी हॉट सीट्स के बारे में बताते हैं जहां की जंग पर सबकी नजर है। यूपी चुनावों के पहले चरण में जिन 58 सीटों पर वोटिंग हुई है, उनमें कई सीटें ऐसी हैं जिनमें योगी सरकार के 9 मंत्रियों समेत कई दिग्गज नेता मैदान में। इसमें नोएडा से बीजेपी प्रत्याशी और मौजूदा विधायक पंकज सिंह हैं, जो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं। उनके खिलाफ चुनावी मैदान में कांग्रेस की ओर से पंखुड़ी पाठक और समाजवादी पार्टी की ओर से सुनील चौधरी चुनावी मैदान में हैं। इस वजह से ये सीट अहम हो गई है। मुझे लगता है इस बार हम लोग 300 के ऊपर, 350 के आसपास होंगे। और पश्चिम उत्तर प्रदेश जो आज मैं देख रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि हर एक सीट पर हमारी मार्जिन भी अच्छी होगी। जाट साथ आएगा, सब साथ है, हर राष्ट्रवादी साथ, हर भारत माता की जय बोलने वाला साथ है। अगर पंकज जी गले मिलते, पैर छूते, तो आज दबादब वोट पड़ती, लेकिन नहीं, वो तो सिर्फ अपना नमस्ते जयराम जी मोबाइल नंबर देते नहीं है, तो आज थोड़ी सी बेरुखी लोग दिखाएंगे। इसी तरह से दूसरी हॉट सीट है कैराना। कैराना से उठा पलायन का मुद्दा देश का मुद्दा तक बन चुका है। यहाँ से समाजवादी पार्टी की ओर से नाहिद हसन और बीजेपी की ओर से मृगांका सिंह मैदान में हैं। बेहतर कानून व्यवस्था के कारण जो अपराधियों का पलायन हुआ है यहाँ से, वो जनता देख रही है और समझ भी रही है, और जनता चाहती है कि ये रामराज आगे भी 2022 के बाद 5 साल चले। हमारी जो जनता है वो सभी सच्चाई से अवगत है और सब इस लड़ाई में हमारे साथ खड़े हैं। यहाँ पर आपको पोलराइजेशन नहीं दिख रहा? जी बिल्कुल नहीं दिख रहा है। कैराना जवाब देगी मैंडेट के जरिए, जैसे पहले दिया था। मेरठ की सरधना सीट से बीजेपी के कद्दावर नेता और विधायक संगीत सोम चुनावी मैदान में हैं। उनके खिलाफ अखिलेश ने अपने खास अतुल प्रधान को मैदान में उतारा है। देखा है कि लोकसभा में सपा, बसपा, लोकदल, कांग्रेस चारों मिलकर लड़े थे सरधना पे, तो तब भी हारे थे। तो अब कौन सा गठबंधन अलग हो गया है? ये बात सच है कि 2 बार वो हमसे जीते हैं, लेकिन अब चेंज हो गई चीजें। यहाँ पर गठबंधन बहुत प्रभावी है। जमीनी स्तर पर हम लोग पिछले 12-14 साल से मेहनत कर रहे हैं। गठबंधन का फायदा मिल रहा है आपको? बहुत फायदा गठबंधन का है और जमीनी स्तर पर उसका फायदा हो रहा है।
मथुरा से योगी कैबिनेट में मंत्री श्रीकांत शर्मा चुनावी मैदान में हैं। उनके खिलाफ एसपी आरएलडी गठबंधन ने पूर्व विधायक देवेंद्र अग्रवाल को टिकट दिया है और कांग्रेस ने अपने सबसे मजबूत उम्मीदवार प्रदीप माथुर को मैदान में उतारा है। साल 2012 से 2017 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। कमल खिल रहा है। इस बार 300 के पार हम लोग जाने वाले हैं, क्योंकि ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव बहन बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा चुनाव है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, शरीफ व्यक्ति थे, उनको उन्होंने ट्रैप में ले लिया, पर भगवान कृष्ण को ये ट्रैप में आसानी से नहीं ले पाएंगे। ये तो कौरव लोग हैं, इनको धकिया देंगे और बराबर खत्म कर देंगे। बीजेपी की ओर से थाना भवन सीट से योगी कैबिनेट में गन्ना मंत्री सुरेश राणा भी चुनावी मैदान में। पश्चिमी यूपी में जिन्ना का जवाब गन्ना से दिया गया और गन्ने की कीमत यहाँ के किसानों का बड़ा मुद्दा है। कोई घर ऐसा नहीं है जो किसी न किसी योजना के साथ जुड़ा हुआ न हो। लोगों में अजीब उत्साह है और मैं कह सकता हूं कि आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी का एक तरह से जलवा है। वो जलवा गांव के बूथ तक दिखाई दे रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उन्नाव से लापता लड़की का शव मिलने पर सियासत अब गरमा गई है। परिवार ने समाजवादी पार्टी नेता के बेटे पर अगवा करने का आरोप लगाया था। अब लड़की का शव समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे फतेह बहादुर सिंह के दिव्यानंद आश्रम के पास से प्लॉट में मिला है। लड़की के शव मिलने की जानकारी मिलते ही परिवार वाले बेसुध हो गए। एसपी की देखरेख में शव को जमीन से निकाला गया। पीड़िता की मां ने समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे फतेह बहादुर सिंह के बेटे पर हत्या का आरोप लगाया है। 8 दिसंबर को एक युवती की गुमशुदगी की सूचना थाना कोतवाली में प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर गुमशुदगी दर्ज किया गया और उसके बाद में फिर एफआईआर में तरमीम करके जो संदेही व्यक्ति को गिरफ्तार करके जांच की जा रही थी। उसी जांच के क्रम में आज ये डेड बॉडी यहाँ से प्राप्त हुई है। इस डेड बॉडी का हम पोस्टमार्टम करा करके आगे जो भी कारण रहे हैं उसकी जांच करेंगे और इसमें जो भी व्यक्ति शामिल हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुसंगत धाराओं में की जाएगी। हमारी बिटिया को रजीउल सिंह ने आश्रम में मार के गाड़ दिया। नहीं, आप लोग आश्रम पहले आई थी? हम पहले प्रेम नारायण दीक्षित को लेके आए थे। पूरा आश्रम खोल के दिखा दिया। ये कोठी जो 3 मंजिल की नहीं दिखाई। कहने लगे इससे कोई मतलब नहीं है, ये इस पे चल रहा मुकदमा और इसी में मेरी लड़की बंद थी। हमने दरोगा जी को फोन किया, प्रेम नारायण दीक्षित को फोन नहीं उठाया, स्विच ऑफ कर लिया फोन। अगर ये आ जाते मेरे साथ में तो मेरी लड़की जिंदा मिल जाती। ये रजौल सिंह कौन है? रजौल सिंह एक जल्लाद आदमी है भैया, अशोक सिंह का भाई है। कितना समय हो गया आपकी लड़की को? 2 महीने हो गए, 3रा महीना चल रहा है। पुलिस के पास कब गई थी आप? पुलिस प्रशासन के पास हम 8 तारीख को लड़की उठाई गई थी। 9 तारीख से जाना शुरू किया, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। यही कहा कि तुम्हारी लड़की बालिका कहीं भाग गई हो कि आ जाएगी, बयान करेगी। कौन? और सीधे आपको लिए चलते हैं उन्नाव, जहां से हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या आपको मेरी आवाज अगर आ रही है तो बताइए कि क्या ये वही जगह है जहां पर उस लड़की का शव बरामद हुआ था? देखिए बिल्कुल श्वेता, हम उसी जगह पर हैं जहां पर कल पुलिस ने शव को बरामद किया है। आश्रम से लगभग 40 से 50 मीटर की दूरी पर 2 प्लॉट बाद ये प्लॉट है जहां पर आप देख सकते हैं यही वो गड्ढा है जहां पर खुदाई के बाद में युवती का शव बरामद होता है। और इसमें बड़ी खबर यह भी है कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो आ गई है और उसके अनुसार मृतका की गर्दन की हड्डी टूटी मिली है। इसके अलावा उसके सिर में भी 2 चोट के निशान हैं और इसके साथ मारपीट के भी निशान उसके शरीर में पाए गए हैं। ये सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है। इसके अलावा लगातार जो है अभी हालांकि रेप की आशंका को लेकर के पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस बात में कोई दुराई नहीं है कि उसको जबरदस्ती मारा गया और उसके बाद में यहाँ जहां मौजूद है आश्रम के ठीक 2 प्लॉट छोड़ के 3रा प्लॉट है खाली, यहां पर इसको दफन कर दिया गया। इस पूरे मामले में जो पीड़ित की मां है वो लगातार पुलिस की तरफ इस बात का आरोप लगाती रही कि लचर रवैया रहा, कोई कार्रवाई नहीं की गई। 2 महीने से ज्यादा का समय होने को जा रहा था और अगर पुलिस समय पर हरकत में आती तो शायद उस बच्ची की, उस लड़की की जान बच सकती थी। हिजाब विवाद की लड़ाई सड़क से कोर्ट तक गरमाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हिजाब विवाद पर दखल से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले तक इंतजार करने को कहा है। तो महाराष्ट्र के मालेगांव में जमीयत उलमाए हिंद
हिजाब के समर्थन में कूद पड़ी है। हिजाब मामले पर महाराष्ट्र के मालेगांव में जमीयत उलमा ए हिंद के बुलावे पर बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं इकट्ठा हुई हैं। तो दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस दिन की है, कर्नाटक के उडुपी, वो जगह जहां से ये पूरा मामला दरअसल उठा था। यहां एक लड़की को हिजाब में जब अंदर आने से मना किया गया कैंपस में, तो उसके बाद बवाल मच गया और अब ये लड़ाई कहां तक पहुंच चुकी है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये वो तस्वीर है जिसके बाद पूरे देश में अब हिजाब का मुद्दा गूंज रहा है। कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों से शुरू हुआ हिजाब बनाम भगवा का मुद्दा दिल्ली में हंगामा खड़ा कर रहा है। कर्नाटक भवन के बाहर हिजाब के समर्थन में आइसा के प्रदर्शनकारी छात्रों ने संग्राम छेड़ दिया। दूसरी तरफ हिजाब के समर्थन में चल रहे प्रदर्शनों के खिलाफ हिंदू संगठन भी सक्रिय हो गए। पुणे की यह तस्वीर देखिए। अल्लाह के नबी के जंगे हिजाब कर्नाटक वाया हैदराबाद होते हुए यूपी पहुंच गया है। प्रियंका गांधी और ओवैसी हिजाब के समर्थन में खड़े हो गए तो बीजेपी इन पर हमलावर हो गई। महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वो साड़ी पहनना चाहे। आपका मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत का दावा फरेब है, झूठ है। आखिरकार देश भर के स्कूलों में, कॉलेजेस में यूनिफॉर्म होती है, तो जहाँ पर जो रूल है वो रहना चाहिए। कुछ लोगों ने इस तरह का प्रश्न उठाया और ये कभी पूरा नहीं होगा। भारत रहेगा, भारत पाकिस्तान नहीं। बाकी कॉलेज के बाद आप क्या पहनना है नहीं पहनना ये तो स्वतंत्रता है, लेकिन यह विवाद का विषय नहीं था। लेकिन जानबूझ करके इसको तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों ने विवाद को खड़ा किया। इस बीच कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई सोमवार तक टल गई, मगर इस अंतरिम आदेश के साथ कि तब तक स्कूल कॉलेजों में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक रहेगी, हिजाब पहनने की मांग करने वालों ने इसे एक झटके के तौर पर देखा। लिहाजा उन्होंने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। अनिशा माथुर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। और हिजाब विवाद पर यूपी की महिलाओं की क्या है राय, ये जानने की कोशिश की आज तक संवाददाता मौसमी सिंह ने। जो गिरफ्तार तुम्हारा है वही है आजाद, जिसको आजाद करो तुम वो कभी आजाद ना हो। वहशत रजा अली साहब का ये शेर है और हिजाब विवाद को लेके ये शेर याद आ जाता है। हम हैं मुजफ्फरनगर में, जी हाँ, कर्नाटका से कोसों मीलों दूर, और मुजफ्फरनगर के किदवई नगर में हम एक ऐसे ग्रुप के साथ बैठे हुए हैं जिसमें स्टूडेंट्स भी हैं, होम मेकर्स भी हैं और मुस्लिम समुदाय की तमाम वो महिलाएं हैं जो आज अपनी राय रखना चाहती हैं। वो क्या सोचती हैं कि क्या ये मुद्दा उनको जोड़ता है, क्या ये मुद्दा उनको तोड़ता है या उनको चिंतित करता है, ये जानने की जरूरत है। आइए बात करते हैं। आप एक टीचर हैं, आपसे शुरुआत करती हूँ क्योंकि लगातार शैक्षिक संस्थानों की बात हो रही है। कर्नाटका हाईकोर्ट 14 को सुनवाई करेगा और तब तक हिजाब पर जो है या कोई भी धार्मिक वेशभूषा पर पाबंदी लगी है कि स्कूल्स खोल सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं, पर तब तक हमसे आग्रह मत कीजिएगा कि ये अलाउ किया जाए। क्या कहेंगे? हमारे यहाँ इस्लाम में औरत को एक नाजुक फूल की तरह जाना गया है, तो जितना हम उसको कवर करके रखेंगे वो हर चीज से बची रहेगी, सेफ रहेगी। तो मैम ये तो हमारी एक माइथोलॉजी हो गई है, हमारा एक मतलब इस्लामिक तौर पे अगर हम देखा जाए तो ये हमारे जो मजहब है उसका रूल है। और मैं मानती हूँ कि अगर ये रूल है तो ये कहीं गलत रूल नहीं है, है ना? तो आप इत्तेफाक रखती हैं जो बातें कह रही हैं? जी, आई एग्री विद यू। जो हुआ कर्नाटका में मुस्कान के साथ, क्या आप लोग को देख के क्या लगा? गुस्सा आया या अफसोस हुआ? अफसोस हुआ कि एक लड़की और उसके साथ इतना हो रहा है। वो पर्दे के ऊपर उसने वो किया है कि स्कूल में पर्दा अलाउ होना चाहिए, मतलब कि पर्दे में हिजाब में रह के वो पढ़ने के लिए बोल रही थी कि मैं मतलब अपने कॉलेज में पर्दे में रहूं। तो ये एक गलत बात है कि पर्दे को हटाया जाए। पर्दा तो हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है। एक मुसलमान औरत के लिए उसकी पहचान है पर्दा करना। हमारी पहचान, हमारा मजहब जो कुछ है पर्दे में ही है और पर्दे में ही हमारी पहचान है।
हमारा जो कुछ है पर्दा ही है। पर्दा हमारे लिए वाजिब है और हम पर्दे में ही रहेंगे। पर्दा ही है जो कुछ है हमारा मजहब में। कर्नाटक में जो भी हुआ मुस्कान के साथ वो बहुत बुरा हुआ। किसी लड़की के साथ भी अगर किसी भी पर्सनल उसके जो लॉ है उसे जो इजाजत है उसको अगर वो कुछ किया जाएगा तो यकीनन वो कोई ये बर्दाश्त नहीं करेगी। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी, ये गुलसिता हमारा। हिंदी है हम वतन है, हम वतन है, हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा। क्या आपको लगता है कि आप लोग जाते हैं स्कूल कॉलेज जाते हैं, आप दोनों ही पढ़ रहे हैं, कॉलेज जाते हैं, कभी आपको रोका गया या कभी इस तरह की कोई टिप्पणी हुई? नहीं, हमारे कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे स्कूल में पर्दा वाजिब है। जब हमारा अल्लाह पर्दे में है तो हम भी पर्दे में रहेंगे। हमें ये अच्छा नहीं लगता कि कोई हमें गैर महरम देखे। जब हमारा अल्लाह पर्दे में है तो हम भी पर्दे में रहेंगे। आपको भी लगता है कि एक संस्था थी, एक इंस्टीट्यूशन है, तो अगर प्रिंसिपल बोलते या एक एडमिनिस्ट्रेशन बोलता तो समझ में आती है बात? जो वो समझ में आती है, लेकिन बाहर के लड़के आके कोई आके हुड़दंग मचाए या एक अकेली लेडी को घेरे, वो हमें बहुत बुरा लगा। उसको हम जब भी देखा, उसको सीन रोज देखते हैं, उसमें दिखाते हैं रोज मुस्कान के बारे में, तो हमें बहुत बुरा लगता है। मेरी भी यही राय है कि हिजाब जो है वो हमारी पहचान है, हमारी इज्जत है। तो इसको किसी बाहर वाले को कोई हक नहीं है कि वो हमें बोले कि आप हिजाब नहीं करके आ सकते। कोई प्रॉब्लम है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन बोले कि हाँ आप हिजाब में नहीं आ सकते हो। एग्जामिनेशन में होता है कि आप हिजाब में एग्जाम नहीं दे सकते हो, तो ठीक है, हम वो कोऑपरेट करते हैं, हम भी कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, जो कॉलेज का रूल है, जो स्कूल का रूल है, हम फॉलो करेंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रही हैं कि जो कॉलेज का रूल है या संस्था का रूल है उसको फॉलो करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब कोई बाहर वाला हमें बोलेगा कि आप हिजाब में नहीं जा सकते हो तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ये हम नहीं मानेंगे। अगर स्कूल से या कॉलेज से ऐसा गाइडलाइन आता है तो आप लोग फॉलो करेंगे? नहीं, हम नहीं फॉलो करेंगे, क्योंकि हिजाब ही हमारी पहचान है एक मुस्लिम्स की। इसको हम किसी के कहने से क्यों हटाएं? आपको लगता है पॉलिटिक्स हो रही? मैम, ऑब्वियसली पॉलिटिक्स हो रही है, क्योंकि हमारे इंडिया का एक तरीका ही बन गया है कि कोई भी एक छोटा सा इशू लेके उसकी पॉलिटिक्स बनाई जाती है, बहुत अच्छे से उसको फैलाया जाता है, जबकि इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। जब हाई कोर्ट साथ दे रही है, जब कर्नाटका कोर्ट साथ दे रही है, तो मतलब इसका फिर इशू इतना बड़ा नहीं बनना चाहिए। तो अगर वो रोकना चाहते हैं पर्दे को, ये तो गलत है, हमारी शान के खिलाफ है। अगर कोर्ट से आया फैसला कि भाई कॉलेज में अलाउड नहीं होगा हिजाब, या फिर कोई और रिलीजियस अटायर उन जो है वो नहीं अलाउड, मतलब कि कोई और पहनावा जो धार्मिक पहनावा है, चाहे हिंदू का हो, सिख का हो या किसी का, तो वो फॉलो करेंगे, वो मंजूर होगा? नहीं, ऐसे कैसा हो सकता है? जो पर्दा है देखो, वो तो पर्दा ही रहेगा। कोई वो जो दूसरे लोग हैं जो अपना कुछ कर रहे हैं वो करते रहे, लेकिन जो पर्दा है देखो वो पर्दा ही रहेगा। नहीं है, मतलब कि ये तो हमारे मजहब का वो है पर्दा। तो मैम, हर मजहब का ड्रेस कोड होता है, मतलब हर धर्म का ड्रेस कोड होता है, हर रिलीजन का होता है। तो मकसद ये है कि फिर तो हर रिलीजन के लिए ही ये रूल लागू किया जाए, ना कि खाली मुस्लिम्स के लिए। मोस्टली जो मेरे फ्रेंड्स हैं, हिंदू भी फ्रेंड्स हैं मेरे, वो सब हिजाब को सपोर्ट करते हैं। दे ऑल आर एग्री विद दिस कि लड़की जो होती है हिजाब में बहुत महफूज होती है, उस पर बुरी नजर नहीं पड़ती, वो भी इस बात से एग्री करते। राइट एक इंडिविजुअल पे छोड़ा जाना चाहिए, ना इस तरफ ना उस तरफ, ये लागू नहीं किया जाना चाहिए छड़ी से, जिसको जो करना है उसको करने दिया जाना। नहीं, लेकिन हमारे लिए तो हिजाब जरूरी है। हमें दूसरे के मजहब को, सब मजहब हमारे लिए बराबर है, हम किसी के मजहब को बुरा नहीं कहते, लेकिन हिजाब हमारे लिए जरूरी है। हम हिजाब बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हमें मुजफ्फरनगर में कोई रोक टोक नहीं है, और आई एम इंडियन, हमें अपने देश से बहुत प्यार है, और हम अपने देश की हर बात का वैसे सम्मान करेंगे, कुछ भी वो फैसला है, हम अपने देश के साथ है। प्राउड ऑफ यू, मतलब हम आई एम इंडियन, हमें इतना प्राउड है, हम एक इंडियन में मतलब रहते हैं देश में, और हिजाब तो हमारे लिए जरूरी है। हमें अगर कोई पड़ोसी देश इस चीज का फायदा उठाना चाहे कि मतलब बीच में पॉलिटिक्स डाले कि नहीं भाई इंडिया के मुसलमानों पे तो बहुत अत्याचार हो रहे हैं, बहुत जुल्म हो रहे हैं, तो कोई पड़ोसी देश हमारे बीच में ना आए। मैं ये कहती देश पाकिस्तान को क्या सकते हैं? पाकिस्तान कोई पड़ोसी देश हमारे बीच में ना, ये हमारा अंदरूनी मामला है, इंशाल्लाह हम खुद सुलझा लेंगे। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हमने कहा है जो तुम भी कहो। सारे जहां
से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसी की ये गुलसिता हमारा, हमारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।